सलाम मोहसिन इंसानियत पर 7.3 स्कॉलर साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर 7.3 के बुनियादी आर्टिकल, फिर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? ज़ीरो वेक्टर को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होती है, उसकी फर्जी डायरेक्शन होती है, तो ऐसे वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। अब जो वेक्टर ज़ीरो नहीं होते उनको हम नॉन ज़ीरो वेक्टर कहते हैं, यानी कि ऐसे वेक्टर जो ज़ीरो नहीं होते उनको नॉन ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। अब ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज़ीरो को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं या बाज आथर ज़ीरो लिखकर इसको वेक्टर की तरह अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये ज़ीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, इनको लेटर से जैसे पहले हमने पढ़ लिया है वैसे ही नॉन ज़ीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स के दरमियान की बात हम करते हैं। जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं दो नॉन ज़ीरो वेक्टर हों। लेट से एक u वेक्टर है, एक v वेक्टर है और इनके दरमियान एक एंगल है थीटा। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, हमारे पास एक ये v वेक्टर है, एक u वेक्टर है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम था और इनके दरमियान एंगल थीटा है। इस थीटा पर भी कंडीशन है कि ये थीटा की जो कंडीशन है वो क्या है, थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई और जीरो के दरमियान होनी चाहिए। अब कैसे इसको डिफाइन किया गया है, u डॉट v इज इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल बिटवीन u एंड v। ये डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। अब दो तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, एक तरीकाकार ये था और दूसरा तरीकाकार ये है। u वेक्टर, लेट से हमने इसको a1i प्लस b1j c1k, v वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, इसको मैंने एनालिटिकल फॉर्म में लिख लिया। तो इसको कैसे डिफाइन किया है, u डॉट v i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ a1 a2, b1 वाला b2 के साथ b1 b2, c1 c2 के साथ मल्टीप्लाई होकर लिख देते हैं। अब ये हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ गई है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब इसी के साथ, इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। लेट से i का i के साथ डॉट, i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन के मुताबिक कैसे लिखेंगे, i का मैग्नीट्यूड इस i का मैग्नीट्यूड, कॉस और एंगल i का i के साथ। आपको पता है किसी भी रे का उसी रे के साथ एंगल लें तो वो जीरो होता है, तो कॉस जीरो भी 1, i का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, i का मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, इस i का 1 आ गया इसका, तो तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, सिमिलरली j डॉट j का j के साथ डॉट, j भी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, cos जीरो भी 1 आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज k डॉट k भी आपके पास 1 आ जाएगा। इसी मेथड के मुताबिक हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंट हो जाए i डॉट j, तो इन दोनों के दरमियान आपको पता है एंगल 90 बनता है। j डॉट k, j का k के साथ डॉट लें ये भी जीरो आ जाएगा, k का i के साथ डॉट लें ये भी जीरो आएगा। डेफिनेशन हमने यही यूज करनी है, u का मैग्नीट्यूड v का। अब u की जगह j आ गया, v की जगह k आ गया, j और k के दरमियान एंगल 90 होता है और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि cos 90 जीरो होता है, इसलिए k डॉट i जीरो आ गया। अब इसी से कुछ आगे हम रिजल्ट निकालते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हम कहते हैं कि अगर j डॉट k जीरो आ गया, इसका मतलब है इनके दरमियान एंगल 90 है। अगर u डॉट v जीरो हो जाए तो इट मींस दैट ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे, या इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, then we say that these two vectors are perpendicular or orthogonal. u dot v जीरो आ गया तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है या परपेंडिकुलर वेक्टर इनको हम कह सकते हैं। अब जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जीरो वेक्टर हर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि जब हमने u डॉट v लिया
तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जब v का डॉट लेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 जिसके साथ b ऑपरेट होगा उसको 0 ही कर देगा। तो इसलिए 0 इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 0 जो होता है वो हर वेक्टर के पैरेलल भी होता है। क्यों? 0 हर वेक्टर के पैरेलल भी है, 0 हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है। तो मैं आपको बात बताता हूं कि 0 इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू एवरी वेक्टर, यानी कि 0 वो वाहिद वेक्टर है जो हर वेक्टर के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये बात याद रखनी है। सिर्फ एक ही वेक्टर ऐसा है जो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी हो सकता है और हर वेक्टर के पैरेलल भी हो सकता है। एनी हाउ हम यहां क्योंकि सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने परपेंडिकुलर पढ़ना था, तो परपेंडिकुलर में ये बात सीखी कि 0 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर, यानी कि 0 जो है वो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये भी बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए जाएं तो उनके दरमियान एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर u दिया हुआ था, एक वेक्टर v दिया हुआ था, दोनों नॉन जीरो वेक्टर थे। डेफिनेशन क्या बनी? u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ थीटा। अब हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। क्या किया? कॉस थीटा को यहां रहने दिया, u मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम इस साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। अगर तो यहां हमने सिर्फ एंगल फाइंड करना होगा तो कॉस उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। अगर हमने कोसाइन ऑफ द एंगल यानी कि कॉस थीटा फाइंड करना होगा तो फिर हम यही फार्मूला लगा लेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। अब मैं 7.3 के पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूं और आगे चलते हैं हम। देखिए 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है जी फाइंड कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल से क्या मुराद है? कॉस थीटा फाइंड करना है। कोसाइन ऑफ द एंगल कॉस थीटा फाइंड करना है। अब देखें पहले वाला क्वेश्चन है u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, u और v गिवन है, हमने फाइंड करना है। उसने कहा फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल। कोसाइन ऑफ द एंगल कॉस थीटा, यानी कि हमने कॉस थीटा फाइंड करना है। कॉस थीटा किसके इक्वल है? u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड। तो पहले हमने u डॉट v फाइंड कर लिया। u डॉट v कैसे फाइंड करते हैं? i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ, j वाला कंपोनेंट j वाले के साथ, k वाला कंपोनेंट k वाले के साथ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, +1 था, -1 के साथ ऑपरेट हुआ, -1 आ गया, -1 +1 के साथ -1 आ गया। तो 6 में से -1 निकाला तो 4 आ गया। अब u का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, i के साथ 3 का स्क्वायर 9, j के साथ 1 स्क्वायर 1, k के साथ 1 इसका स्क्वायर 1, 9 + 1 + 1 11। इसी तरीके से v का मैग्नीट्यूड निकाला, 2 का स्क्वायर 4, j के साथ -1 का स्क्वायर +1, k के साथ 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 + 1 6 आ गया। अब cos थीटा u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड, ये सारी वैल्यू यहां लिख दी। u डॉट v क्या है? 4, वो लिख दिया, और u का मैग्नीट्यूड 11, v का मैग्नीट्यूड 6। अब ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट 66 आ जाएगा। तो 4 ओवर स्क्वायर रूट 66 आपके पास कॉस थीटा आ गया है, यानी कि कोसाइन ऑफ द एंगल। एंगल नहीं कहा था उसने, अगर एंगल कहा होता तो हम क्या करते? थीटा यहां रहने देते, कॉस इधर आके इनवर्स हो जाता। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया, अब मैं 4 पार्ट आपको कराता हूं। इसमें भी उसने यही कहा है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, कि कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करें, यानी कॉस थीटा फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करेंगे? वही पुराना फार्मूला, पुराने क्वेश्चन वाला फार्मूला कि u कॉस थीटा इज इक्वल टू u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड। अब हमें u डॉट v भी चाहिए, u का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, v का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम पहले u और v को वेक्टर फॉर्म में लिखा, u डॉट v फाइंड किया, वही पुराना तरीकाकार, i वाले कंपोनेंट को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ, k वाले को k वाले के साथ। तो 2 2 = 4, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -12, 1 1 1 आ गया, 4 + 1 5, 5 - 12 -7 आ गया। अब देखिए ये आपके पास u डॉट v -7 के इक्वल आ गया। अब u का मैग्नीट्यूड निकालने का हमने मेथड पढ़ा हुआ है, i के साथ 2 का स्क्वायर 4, j के साथ -3 का स्क्वायर 9, k के साथ 1 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, 10 + 4 14। ये हमारे पास u का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम क्या करेंगे? v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। v का मैग्नीट्यूड i के साथ 2, 2 का स्क्वायर 4, k के साथ j के साथ 4 इसका स्क्वायर 16, k के साथ 1 इसका स्क्वायर 1, 4 + 16 20, 20 + 1 21। अब फार्मूला लगा दिया, cos थीटा u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड, v का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u?
एंड u डॉट वी की वैल्यू हमने -7 निकाली है, वो यहां पुट कर दी। u के मैग्नीट्यूड 14, v का मैग्नीट्यूड 21, वो पुट कर दिया। अब हमने 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, स्क्वायर रूट दोनों पे सेपरेट सेपरेट। इसी तरीके से 21 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आ गया, ये 2 3 जा 6 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ये 7 7 से कैंसिल, -1 ओवर स्क्वायर रूट 6 आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1 ओवर स्क्वायर रूट 6। एक बात आपने याद रखनी है कि जब वो कहे फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल, तो आपने cos थीटा तक लाकर यहीं छोड़ देना है, क्योंकि उसने कोसाइन ऑफ द एंगल का, एंगल नहीं कहा। अगर वो एंगल कहता तो फिर हम इससे आगे सॉल्व करते। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा सो दैट u एंड v परपेंडिकुलर। उसने कहा जी u और v परपेंडिकुलर हैं, और ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, u डॉट v इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे, v की जगह v की वैल्यू लिख देंगे। अब इन दोनों की जगह ये वैल्यू लिख दी। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ, j वाला j वाले के साथ, k वाला k वाले के साथ। तो यहाँ 1 है, 1 को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फा, j के साथ 1, यहाँ अल्फा अल्फा आ गया, k के साथ -1, यहाँ 1 -1, 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें, u गिवन है, v गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट u डॉट v इज इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, v की वैल्यू भी गिवन है, ये u की वैल्यू लिख दी, ये v की वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ, यानी कि अल्फा आ गया, j के साथ 2 अल्फा है, j के साथ अल्फा है, 2 अल्फा स्क्वायर, ये -1, ये 3, -3 आ गया। आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6, ऐसा पेयर फाइंड करना है कि प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। क्या किया, -2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 3 अल्फा से -2 अल्फा निकाला तो प्लस अल्फा ही आ जाएगा। 2 अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा -1, 3 कॉमन ले लें, अल्फा -1 आ गया। अब अल्फा -1 कॉमन ले लिया, यहां आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू 0, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये -1 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई -3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ z इफ a b एंड c आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल इज एट c। अब a b c राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं। वो कहता है जी राइट एंगल जो है वो c पर है, यानी कि 90 का एंगल c पर बन रहा है, c पर। तो अब हम क्या करेंगे, हम AC CB या CB और CA दोनों फाइंड कर लेंगे। यहां पे 90 का एंगल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो CA हमने कैसे फाइंड करना होता है, CA कैसे फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। 7.1 में भी हमने ये चीज सीखी थी। पोजीशन वेक्टर ऑफ A को वेक्टर फॉर्म में लिखा I माइनस J प्लस 0 के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C 0 माइनस 2J माइनस Z के। अब इन दोनों को सॉल्व किया, I आ गया एज इट इज -J माइनस 2J माइनस 3J आ गया, ये 0 के और माइनस Z के आ गया। अब CB फाइंड कर लेते हैं। CB कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब B की वैल्यू क्या है, -2I प्लस 2J प्लस K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। C की वैल्यू क्या है, 0I, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, -2J माइनस Z के। I वाला कंपोनेंट एज इट इज, J प्लस 2J और माइनस 2J कैंसिल हो गया, ये K 1 है और ये माइनस Z है, तो 1 माइनस Z के आ गया। अब क्योंकि उसने कहा है राइट एंगल एट C है, C पर राइट एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप CA डॉट CB लेंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो वो 0 लिख लिया हमने। अब CA की ये वाली वैल्यू यहां लिखी और CB की ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने यहां लिख दिया। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीकाकार वही पुराना है, I वाला I वाले के साथ, -2 आ गया, यहां J मौजूद है, यहां J नहीं है, इसका मतलब यहां J 0 है, तो उस 0 को इसके साथ ऑपरेट किया, ये भी 0 हो गया, -Z के 1 माइनस Z, तो -Z 1 से ऑपरेट होगा तो -Z, और जब माइनस माइनस प्लस Z स्क्वायर। अब ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला,
जैसे भी कंप्लीटिंग का जो भी मेथड आप करना चाहें। जी स्केयर माइनस जी माइनस टू जी, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो रही थी, -2 को जी स्केयर से मल्टीप्लाई किया -2 जी स्केयर, ऐसा पेयर प्लस माइनस करें तो जी आए, मल्टीप्लाई करें तो -2 जी, -2 जी से प्लस जी निकाला माइनस जी आ जाएगा, यहाँ से z कॉमन ले लिया z -2, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया z -2, अब इन दोनों फैक्टर से z -2 कॉमन है, यहाँ z रह गया और यहाँ +1, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू 0, z -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि z की वैल्यू -2, z +1 इज इक्वल टू 0 और z की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है जी, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 परपेंडिकुलर वेक्टर से ही रिलेटेड है, उसमें कहा जी u, v और w तीन साइड को तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता आप क्या करें, आप ये शो करें कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले हमारे पास u, v, w हमने तीन वेक्टर को नाम दे दिए कि ये जो वेक्टर है इनके नाम u, v, w हैं। अब कोई भी दो वेक्टर का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये आपके पास ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए देखते हैं क्या करेंगे, इनको ऐड कर दिया v + w, i + 2i, v + w हमारे पास u के इक्वल आ रहा है, i + 2i 3i, -3j + j -2j 5k -4k k आ रहा है। तो इसका मतलब है v + दो वेक्टर का जो सम है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, v + w इज इक्वल टू u, तो इसका मतलब राइट एंगल है। अब हमने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है। क्या करेंगे, u का v के साथ डॉट, v का w के साथ और w का u के साथ, इन तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। अगर दो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गए तो फिर हम कह देंगे ये राइट एंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए, एक ही हो सकता है। अब u डॉट v 3 + 6 + 5, 5 + 6 11, 11 3 14, v डॉट w i 2i 2, -3 -20, -20 -3 -23, -23 से 2 निकाला -21, ये भी 0 नहीं आया। अब u डॉट w 3 2 6, -2 और 1 -2 और 1 -4 -4, तो ये -6 और +6 0, तो इसका मतलब है u और w क्या है, परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 का आ गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने क्या किया है, सेकंड में उसने कहा है पी क्यू आर वर्टिसेस हैं, साइड नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, साइड फाइंड कर लेंगे। पी क्यू फाइंड किया, पी क्यू फाइंड करने का वही पुराना तरीकाकार है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी क्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमने क्या किया, क्यू आर फाइंड कर लिया, क्यू आर फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, दोनों को फाइंड करने के बाद हमारे पास क्यू आर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी आर फाइंड कर लिया। अब पी आर फाइंड करने का वही तरीका, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी आर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर आ रहा था, यानी कि दो साइड का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो इसका मतलब है ये राइट एंगल है। अब हमने ये कर दिया प्रूव के 5i इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 3k 5i प्लस 2j प्लस, इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ट्राइंगल। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के लिए पी क्यू को क्यू आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, इन तीनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। किसी दो का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो जब दो का डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पी क्यू डॉट क्यू आर इज इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब है पी क्यू और क्यू आर परपेंडिकुलर है, एक एंगल 90 का बन रहा है। अगर आप इसको इस मेथड से ना भी करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अगर 0 आ जाए तो फिर भी ये राइट एंगल होती है। राइट एंगल होगी तो फिर आगे इसी तरीके से ट्राइंगल होगी, तो ट्राइंगल को इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट के जरिए हम बता देंगे कि ये राइट एंगल है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर का आज इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।